नमस्कार दोस्तों, आज फिर प्रकाश सर जी के ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हो। अपने राजस्थान की भाषा और साहित्य नाम के चैप्टर पढ़ रहे थे और अब से पहले अपने भाषा नाम का जो सिलेबस था वो अपना पूरा हो गया था। भाषा नाम की चैप्टर जो थी उसमें एक क्लास हुई थी पहली, उसके बाद 2 क्लास हो गई, अब अपनी लास्ट क्लास होगी तीसरी भाषा नाम के चैप्टर में, और बहुत शानदार तरीके से हुई थी अपनी। तो पहले वाली दोनों क्लासें देख लो, जिसमें ये वाली पीडीएफ है अपने, ये वाली है, ये पीडीएफ है जो है वो अपने कंप्लीट हो गई थी। यानी इसमें सबसे पहले अपने ये कंप्लीट हो गया था, क्या भाषा का वर्गीकरण हो गया था। उसके बाद अपने ये देख लिया था, तो ढूंढाड़ी भाषा हो गई थी अपनी। इसके अलावा मेवाती भाषा भी हो गई थी, मालवी हो गई थी। मालवी के साथ में ये जितनी भी है, निमाड़ी है, राजावाटी, चौरासी, खेराड़ी, नागरचोल, देवड़ावाटी, ये भी कंप्लीट हो गई थी। और आज जो अपने पढ़ रहे हैं, ये तोरावाटी भी कंप्लीट हो गई थी। आज अपने जो पढ़ना है वो अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो ये वाला, कि राजस्थानी की जो बोलियां हैं उनका वर्गीकरण, यानी राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उसका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अपने को आज पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो सन 1907 और 1918 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी आधुनिक भारतीय भाषा विषयक विश्वकोश लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा कथन, तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो अपने पास में है कि इन्होंने कितने भागों में किया है, तो इन्होंने 5 भाग रखे हैं। और कौन सी किताब में किया है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो देखो हमारी भाषा का सबसे पहले राजस्थानी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण ए कर रहा है। कौन कर रहा है? अब्राहम कर रहा है। ALP, बस इतना ध्यान रखना, ALP जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कर रहा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब में। P फॉर 5 बोलियों में 5 भागों में वर्गीकरण कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ALP। इसके अलावा देखो साथ साथ में लिखते जाना, क्लास को अधिक शेयर करना। BSTC प्री-PTT EORO में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसने देखो क्या लिखा है, 1 नंबर पश्चिमी राजस्थानी, पहला भाग इसका पश्चिमी राजस्थानी है, जिसमें मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां शामिल है। अब आपके दिमाग में आ गई कि मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां शामिल है, तो मारवाड़ी के बाद G फॉर गोडवाड़ी थी जो मारवाड़ी की उपबोली थी। उसके बाद D फॉर देवड़ावाटी थी जो मारवाड़ी की उपबोली थी। M फॉर मेवाड़ी थी जो मारवाड़ी की उपबोली थी। और B फॉर बागड़ी थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली, वो भी इसकी उपबोली थी। B फॉर बीकानेरी उपबोली थी इसकी। और D फॉर डटकी उपबोली थी। उसके बाद N फॉर नागौरी उपबोली थी। S फॉर शेखावाटी इस मारवाड़ी की उपबोली थी। पुनः रिवाइज हो रहा है, देखो आप भी रिवाइज करो साथ साथ में। इसके अलावा S फॉर अपने के कर लें, के फॉर, या फिर अपने ख कर लें, ख फॉर खेराड़ी भी इसमें थी। तो ये सारी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोली पश्चिमी राजस्थानी में देख लो, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन यानी ALP जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 5 भाग बताए, जिसमें पहला भाग पश्चिमी राजस्थानी बताया। दूसरा भाग यदि इंपॉर्टेंट अपने को बताया है अब्राहम जी ने, तो वो देखो कौन सा है। वो ये है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मेवाती और अहिरवाटी रखी है। उत्तरी और पूर्वी आप समझ गए, मेवाती और अहिरवाटी आएगी। मेवाती आप समझते ही हो, अहिरवाटी आपको करवा रखी है जो यादवों की है, अहिरवाटी में आपने पढ़ के आए। इसके अलावा मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। अब आप समझ गए ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। ढूंढाड़ी में अपने क्या पढ़ा था? अमर तो अमर पढ़ा था आपने। अमर तो अमर, ए पर कौन सी थी? ए पर अहिरवाटी थी, लेकिन अहिरवाटी यहाँ कट होगी क्योंकि ये तो कौन सी आ गई? उत्तर पूर्वी में आ गई। मैप पर आपको पता है कौन सी थी? मेवाती। अब मेवाती भी कट होगी क्योंकि उत्तर पूर्वी में आ गई। तो ये मध्य
पूर्वी राजस्थानी में नहीं आएगी। रे पर थी रांगड़ी, तो ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोली में रांगड़ी। तो पर कौन सी थी बताइए, तोरावाटी। फिर ए पर अजमेरी, फिर मैं पर मालवी, फिर रे पर राजावाटी। तो अमर, फिर आपने पढ़ा था किचन, अमर तो अमर किचन। न पर नागरचोल थी, चो पर चौरासी थी, की पर किशनगढ़ी थी। तो ये सारी किसकी उपबोलियां थी, ढूंढाड़ी की। अमर तो अमर किचन, अमर तो अमर किचन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें अहिरवाटी और मेवाती जो है वो उत्तर पूर्वी में आ गई, बाकी सारी मध्य पूर्वी राजस्थानी में है ढूंढाड़ी की उपबोलियां, तो ये भी होगी। उसके बाद इन्होंने चौथा भाग बांटा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मालवी और रागड़ी रख ली। अब आपको पता है कि ढूंढाड़ी की उपबोली है ना मालवी और रागड़ी, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में आ गई, तो ये भी नहीं आएगी मध्यवर्ती में। अब है दक्षिणी राजस्थानी में निमाड़ी रख दी। वैसे ही हम जानते हैं राजस्थान के दक्षिण में तो नीम भी नीम है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वर्गीकरण देखो राजस्थानी बोली का, एलपी टेसीटोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी, एक किताब है इसकी, एलपी टेसीटोरी की किताब है इंडियन एंटीक्वेरी में नामक किताब में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालते हुए राजस्थानी भाषा के 2 भाग बताए। इसने कहा है किसने, एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने, ध्यान रखना, इंडियन एंटीक्वेरी नामक किताब के अंदर सिर्फ राजस्थानी भाषा के 2 ही भाग बांटे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया अपना सेकंड भाग। सेकंड वर्गीकरण अपना, पहला तो वो था ए का और दूसरा है एल का, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक तो इसने कहा है कि पूर्वी राजस्थानी आप जानते ही हो कि एक तो ढूंढाड़ी और इसके अलावा ढूंढाड़ी की उपबोलियां इसमें आएगी, ढूंढाड़ी की उपबोलियां आएगी। तो आप देख लो ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां, खड़ी जयपुरी है, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचोल, हाड़ौती, चौरासी, ये सारी कहीं दिक्कत नहीं है। देखो ढूंढाड़ी को तो एलपी टेसीटोरी ने 2 वर्गीकरण में एक वर्गीकरण बता दिया जिसे पूर्वी राजस्थानी बताया। इसके अलावा इसने सेकंड जो बताया है, सेकंड वर्गीकरण इसने बताया पश्चिमी राजस्थानी। अब आप समझ गए नाम आते ही कि मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोली, तो देख लो शेखावाटी है, खड़ी जयपुरी है, डटकी है, बीकानेरी है, थड़ी है, किशनगढ़ी इधर आ गई। अब देखो खेराड़ी है, गोडवाड़ी है, देवड़ावाटी है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। एलपी टेसीटोरी ने इंडियन एंटीक्वेरी नामक किताब में 2 भाग बता दिए, जबकि एएलपी ने 5 भाग बताए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इसके अलावा यदि इंपॉर्टेंट वर्गीकरण हो तो 2 का तो वर्गीकरण पढ़ लिया। अब अपने इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एलपी टेसीटोरी है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर ल्यूजो पियो टेसीटोरी। ये उदीने शहर इटली से था और इसकी कब्र जो है, इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई। तो देखो बीकानेर में इसकी छतरी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे दिया हुआ है एलपी टेसीटोरी का फिर थोड़ा जीवन चरित्र। तो एलपी टेसीटोरी की जीवनी लिखी गई है किस नाम से, तो एक तो देखो ये टिब्बों का मसीहा, टिब्बों में आके बसेगा तो टिब्बों का मसीहा, एक दोरारो धोरी, ये दोनों किताबें किसकी है बताओ, तो श्रीलाल नथमल जोशी। अपने बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, एस नाम से सबड़का किताब इसकी पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हो कि एक बीननी दो बीन किताब किसकी है, श्रीलाल नथमल जोशी की है। लेकिन यहाँ आप इतना ही पढ़ना कि एलपी टेसीटोरी की जीवनी जो है टिब्बारो मसीहा, टिब्बों का मसीहा और दोरारो धोरी, ये दोनों किताबें श्रीलाल नथमल जोशी की है। इसके अलावा देखो इसी व्यक्ति ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहा है। एलपी टेसीटोरी ने कहा है कि ये डिंगल का हीरोज है। आपको ये भी पता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इसी अपने पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के निवासी थे, इनको ट्यूडर वंश के शासकों से इनकी तुलना की है कि जिस प्रकार ट्यूडर वंश के जो शासक थे वो लिखने में भी माहिर थे, लड़ने में भी माहिर थे, वैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ था। इसके अलावा अगला देखो, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी भी एलपी टेसीटोरी ने दी है। तो एलपी टेसीटोरी तो राजस्थान से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इनके गुरु जो है वो विजय धर्मसूरी जी थे, तो गुरु विजय धर्मसूरी जी थे। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देता है ये। डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को बोलता है। डिंगल यानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा जो मारवाड़ी के निकटतम थी। और
एल्पिटोसिटोरी पर 2 किताबें भी लिखी है, टिब्बों का मसीहा और दोरारो दोरी नथमलाल जोशी ने लिखा। अब लास्ट वर्गीकरण देखिए, तीसरा, लास्ट नहीं तीसरा, तो नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण है, 4 भाग बताए इसने, कोई दिक्कत नहीं। एक तो पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी बताई है, पूर्वी राजस्थानी जिसमें ढूंढाड़ी, अब तक यही तो पढ़ते आए, उत्तरी राजस्थानी जिसमें मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी जिसमें मालवी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला वर्गीकरण देखिए, मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण है जिसके 5 भाग है, ध्यान रखना। कितने वर्ग है? मोतीलाल मेनारिया ने 5 वर्गीकरण किए 5 भागों में। अब आप पहले पढ़ के आए हो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी राजस्थानी भाषा के 5 वर्गीकरण दिए। इसने देखो कौन से दिए, तो इसने देखो एक मारवाड़ी दिया है, एक मालवी दिया है, एक ढूंढाड़ी दिया है, एक मेवाती दिया है, एक बागड़ी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो MMBD, M फॉर मारवाड़ी, M फॉर मालवी, M फॉर मेवाती, B फॉर बागड़ी, D फॉर ढूंढाड़ी। तो यहाँ पर अपना वर्गीकरण जो था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो अपने एक तो राजस्थानी जो है, अपने राजस्थानी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण देख लिया, जिसमें सबसे पहले अपने किसको देख लिया बताओ? अपने सबसे पहले देख लिया ए को देख लिया, यानी अब्राहिम को देख लिया, उसके बाद एल को देख लिया, एल्पिटेसिटोरी को देख लिया, और ए एल के बाद किसको यदि अपने देखा है तो ए एल के बाद अपने किसको देख लिया? देखो ए को देख लिया अब्राहिम को, एल एल्पिटेसिटोरी, एन को देख लिया नरोत्तम शर्मा को, और एम को देख लिया। तो ALNM, बस इतनी सी बात है। एम फॉर मोतीलाल मेनारिया को देख लिया। तो ये तो हो गया अपना वर्गीकरण। तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण ही रहा था, बोलियां पहले कंप्लीट ही होगी, वो भी कंप्लीट होगी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ढंग से। अब देखो ये कहा हुआ है कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में लिखा गया है। दोबारा देख लो आप कि 8वीं अनुसूची किसके लिए है, तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं पर है, और 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता भी दे दी थी। 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता दी है 8वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं, क्योंकि इस पर तो विवाद उठा है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है भाई, ध्यान रखना। राज्य भाषा हिंदी बनी, और कौन से अनुच्छेद के अनुसार, तो 343 अनुच्छेद के अनुसार ये क्या बन गई, हिंदी हमारी राजभाषा बन गई। राष्ट्रभाषा विवाद है। उसके बाद यदि अपने से पूछे तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिंदी राजभाषा को संविधान ने में भाग नंबर 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 में भाग जगह दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि जो राजस्थान की हिंदी जो राजभाषा है, भारत की राजभाषा हिंदी है, उसको संविधान के भाग नंबर 17 में और 343 से 351 अनुच्छेद में रखा गया। फिर अंग्रेजी जो थी ना, उसको कौन सी बना दी, अंग्रेजी को सहायक बोली बना दी। सहायक भाषा, सहायक राजभाषा बराबर अंग्रेजी, हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा है ही नहीं। और 14 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता दे दी। कौन सी अनुसूची ने, 8वीं ने, और 343 से 351 अनुच्छेद दे दिए, और 17 नंबर भाग में हिंदी को जगह दे दी। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखो कि मूल संविधान में 14 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 14 क्षेत्रीय भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। याद के लिए सबसे आसान देखो, उत्तर भारत की 3, हिंदी उर्दू संस्कृत, हिंदी उर्दू संस्कृत उत्तर भारत की। पश्चिम भारत की 3, कश्मीरी पंजाबी गुजराती, कश्मीरी पंजाबी गुजराती। पश्चिम में 3, उत्तर में 3, पूर्व में 3, ABC, यानी असमिया, बांग्ला और ओडिया, असमिया, बांग्ला और ओडिया। कोई दिक्कत नहीं, 3 ये होगी। दक्षिण के अंदर ध्यान रखना कितनी थी, 5। देखो मराठी महाराष्ट्र की, तेलुगु तेलंगाना की, कन्नड़ कर्नाटक की, तमिल तेलंगाना की, तमिलनाडु की तेलंगाना है, तमिल जो है वो तमिलनाडु की है, और मलयालम अपने केरल की आ गई। तो कहीं दिक्कत नहीं है भाई, याद करने में बताओ क्या दिक्कत है। दिमाग के अंदर बना उत्तर भारत की 3, उत्तर भारत की 3, हिंदू उर्दू संस्कृत, हिंदू उर्दू संस्कृत, हिंदी उर्दू संस्कृत, और पश्चिम के अंदर कश्मीरी पंजाबी गुजराती।
और इधर पूर्व के अंदर असमिया बांग्ला उड़िया, असमिया बांग्ला उड़िया, फिर दक्षिण के अंदर मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखो बस 14 थी, 14 1 मिनट में होगी। इसीलिए प्रकाश सर जी के ग्रुप इंपॉर्टेंट है भाई। मूल संविधान के बाद क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता मिली। अब मूल संविधान के बाद क्षेत्रीय भाषाओं को कहीं ना कहीं मान्यता मिली, तो वो 8 है। इन कारण वर्तमान में बताओ कितनी होगी? 22 होगी। 14 पहले थी, 8 अब होगी, तो कितनी होगी? 22 होगी। तो मूल संविधान के बाद 8 को मान्यता मिल गई क्षेत्रीय भाषाओं को, और वर्तमान में पूछे तो संविधान में कितनी होगी? कुल अपने 22 होगी। अब वो देखो कैसे याद करनी है। पहली जुड़ी 21 में, 67 में, 15वीं जुड़ी सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं कौन सी जुड़ गई? सिंधी। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी जुड़ गई? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी अपने आप जानते ही, कोंकण क्षेत्र की, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की, मणिपुरी मणिपुर की, नेपाली नेपाल से टचवर्ती क्षेत्र की, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, फिर देखो 92वां संविधान संशोधन 2003 कौन सी जुड़ी? डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोबासम, बस डोगरी, बोडो और संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, कहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये 8 जुड़ के कितनी होगी बताओ? 22 होगी। तो दिमाग में एक इमेज बनाओ कि उत्तर में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पश्चिम के अंदर कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, पूर्व में ABC, असमिया, बांग्ला, उड़िया, दक्षिण में मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, और मूल संविधान के बाद 8 और जुड़ी थी क्षेत्रीय भाषाएं, तो टोटल कितनी होगी? 22 होगी। कौन से? 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं सिंधी, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक, के, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर डोबासम, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है? राजस्थानी भाषा की मांग संविधान सभा में अंतिम रूप में, संविधान सभा के अंतिम रूप में 23 या 24 नवंबर 1949 को 2 सदस्यों ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, बलवंत सिंह और माणिक्यलाल वर्मा जी ने उठाई थी। तो भाई राजस्थानी जो भाषा है, इसकी आज मान्यता के लिए अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी मान्यता के लिए संविधान सभा के अंतिम चरण में कहीं ना कहीं 23 और 24 नवंबर 1949 में, ध्यान रखना, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा जी ने मांग उठाई थी कि हमारी राजस्थान की जो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए वो राजस्थानी होनी चाहिए। ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा वक्ताओं की दृष्टि से भारत में 7वां नंबर रखती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने के आधार पर पूरे भारत में राजस्थानी 7वें नंबर पर है, और पूरे विश्व में 16वें नंबर पर है। देखो विश्व में कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर है। अब लिखा हुआ है पिंगल जो है वो शोरसेनी अपभ्रंश से बनी है, जिसमें ढूंढाड़ी साहित्य है। तो जो ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां है ना, वो सारी पिंगल है, ध्यान रखना, क्योंकि उधर शोरसेनी अपने उत्तर प्रदेश की है, तो पिंगल शोरसेनी से बनी। डिंगल फिर बनी होगी गुजरी अपभ्रंश से, क्योंकि इधर गुजरात वाला टच है, तो डिंगल गुजरी अपभ्रंश से बनी है। इसमें कौन सी है? मारवाड़ी है। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो ये एक डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम था, ये भी समझ आ गया। अब इधर देख लो, जैसे उत्तर में कितनी थी बताओ? उत्तर में कितनी थी? तो आपको पता है कि एक बार प्रैक्टिस कर लो आप। उत्तर में 3 थी, एक तो कौन सी थी? हिंदी थी, और हिंदी के अलावा कौन सी थी बताओ? उर्दू थी, और उर्दू के बाद कौन सी थी? संस्कृत थी। और इधर बताओ कौन थी? इधर भी 3 थी, आपको पता है इधर 3 थी, और कौन कौन सी थी इधर 3? वो भी आपको पता है कि इधर थी अपने पंजाबी, इसके अलावा कश्मीरी, और इसके अलावा गुजराती। इधर 3 थी। और फिर आपको पता है कि इधर जो थी ना, इधर दक्षिण में इधर कौन कौन सी थी? तो ए थी असमिया, बी थी बांग्ला, ओ थी ओडिया, ABO। इसके अलावा यदि अपने देखी है तो अपने देख कर आए कौन सी? इधर की। तो इधर देखो ये आ गया कौन सा? महाराष्ट्र, तो इधर की मराठी। ये आ गया तेलंगाना, तो कौन सी थी बताओ? तेलुगु। ये आ गया कर्नाटक, कन्नड़। ये आ गया केरल, मलयालम। तो ये आ गया अपना तमिलनाडु। इसकी कौन सी थी आपको बताइए? तमिल थी। कहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये 14 की 14 जो थी वो होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको, नोट्स अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। तो इसको क्लास को ज़्यादा शेयर भी करो। अच्छे जैसे नोट्स बने हुए हैं वैसे ही आप नोट्स बनाओ,
अधिक से अधिक बार देखो ताकि बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो अपने भाषा नाम का चैप्टर जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने साहित्य नाम का चैप्टर शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले अपने क्या कर रहे हैं कि साहित्य का वर्गीकरण प्रकाश सर के द्वारा। बहुत अच्छी लाइन है ये। साहित्य का वर्गीकरण करेंगे, जैसे पहले भाषा का वर्गीकरण किया वैसे ही। तो सबसे पहले देखो प्राचीन काल। तो प्राचीन काल का समय आप जानते ही हो। प्राचीन काल का समय कहीं ना कहीं 1050 से लेकर 1450 का समय है। ये समय वो है जब भारत पर आक्रमण हो रहा था, और भारत पर आक्रमण हो रहा था तो उसका प्रभाव भारत पर, अपने राजस्थान पर भी था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं। तो इसमें आपको पता ही है कि वीर रसात्मक काव्य होगा। तो इसमें जितना भी काव्य था, ध्यान रखना, वीर रस का काव्य था। जितना भी काव्य था वो कौन से रस का था, देखो लिखा हुआ वीर का था। तो इस काल को आप लिख सकते हो कि जो प्राचीन काल था 1050 से 1450, जिस समय भारत पर आक्रमण हो रहे थे, उसका आक्रमण का प्रभाव राजस्थान पर भी था। तो वो वीर गाथा का काल था, क्योंकि वीर रस था। अब देखो एक किताब भी आती है अपने, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक किताब आती है रणमल छंद, जो श्रीधर ने लिखी है। कौन सी किताब है? रणमल छंद नामक किताब है जो श्रीधर ने लिखी है। देखो इसमें वर्णन मिलता है कि रणमल जो था वो एक राठौड़ शासक था और ईडर का राजा था, और इन्होंने गुजरात के सूबेदार जफर खां को पराजित कर दिया था। जगह पड़ती है पाटन। तो पाटन के सूबेदार जफर खां को इन्होंने पराजित किया है। तो देख लो इसमें जितना भी गाथा है ये वीर रस है, और इस समय भारत पर कहीं ना कहीं आक्रमण हो रहे थे, उन आक्रमणों से संबंधित है। उसके बाद जो मध्यकाल था ना, वो मध्यकाल दो भागों में बंट गया। देखो एक तो पूर्व मध्यकाल बन गया और एक आगे जाकर उत्तर मध्यकाल बन गया। तो साहित्य के जो मध्यकाल के पार्ट हैं वो दो भागों में बंटे हुए हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल में देख लो कि पूर्व मध्यकाल का समय 1450 से 1650 है। इसमें भक्ति काल है भाई। इसमें तो भक्तजन आए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने राजस्थान या हिंदू धर्म के प्रभाव में दूसरा धर्म आ गया था, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से निकाला है। तो इसमें देखो सगुण भी थे, निर्गुण भी थे। सगुण संत में जैसे मीराबाई का खूब सारा साहित्य है। आप जानते हो कि मीरा नामक किताब है वो तो दुर्गादास राठौड़ ने ली। मीरा और दुर्गादास नामक किताबें हैं, एक किताब है मीरा, एक किताब है दुर्गादास। तो ये दोनों किताबें तो नारायण सिंह भाटी ने लिखी थी, जबकि मीरा पदावलियाँ किसी ने लिखी थी तो वो मीरा ही थी। फिर निर्गुण में यदि आपने पूछे तो दादू का साहित्य है, जसनाथ जी का साहित्य है, जाम्बो जी का साहित्य है। दादू का आप जानते ही हो कि दादू रदुआ है, दादूरी वाणी है, काया बेली है, हरड़े वाणी है, अंगवधु है, ये दादू जी की है। जसनाथ जी की आप जानते ही हो, कोडा है, इसके अलावा सिंबुदड़ा है, इसके अलावा जल झुमरो है। जस जाम्बो जी की आप जानते ही हो कि बिश्नोई धर्म प्रकाश है, जम संहिता है, और जाम्बो जी की वाणी है। ये किताबें जाम्बो जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी हो गया अपने पूर्व मध्यकाल का समय हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं भक्ति काल है। देखो इसके अलावा आता है उत्तर मध्यकाल का समय। आप जानते हो 1450 से लेकर 1850। इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें एक श्रृंगार आ गया था। श्रृंगार में जितने भी कविताएं थी वो लिखी गई थी, रीति आ गई थी, रीति के अलावा नीति परक आ गया था लास्ट में। ध्यान रखना तीन है, श्रृंगार काव्य है, रीति है और नीति परक का काव्य है। ये अपने उत्तर मध्यकाल का है, 1650 से 1850 का जो समय था ना, वो बड़ा समय। तो इसके अलावा और भी अपने से यदि पूछे कि इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट रही होगी इस काल में, तो देखो श्रृंगार साहित्य जिसमें प्रेम ही प्रेम है, पूरा श्रृंगार है। जैसलमेर के एक राजा हुए थे हरराज भाटी के दरबारी कवि हुए थे कुशल लाभ, और उस कुशल लाभ ने डोला मारूरी चौपाई लिखी थी। ध्यान रखना उस चौपाई के अंदर कहीं ना कहीं अपने श्रृंगार साहित्य देखने को मिलता है, जो उत्तर मध्यकाल का था। इसके अलावा यदि रीति के काव्य अपने देखें तो रीति के काव्य में देखो मनसाराम सेवक नामक एक काव्य लिखा हुआ है, रघुनाथ रूपक, जो राम पर लिखा हुआ है। बहुत सारी कविताएं जो है वो राम पर लिखी हुई है। इसमें लास्ट एक और रह गया अपना नीति परक। तो नीति परक देखो, नीति परक काव्य जो था वो समाज में उपदेश देने के लिए था। जैसे राजियारा दुआ, राजियारा सोरठा कृपाराम ने लिखा था, कृपाराम खेड़िया ने लिखा था राजियारा दुआ, राजियारा सोरठा। अपने सौराष्ट्र गुजरात के अंदर दुहे को या दोहे को सोरठा ही कहते हैं। किसने लिखा था? कृपाराम ने लिखा था। तो कहीं दिक्कत नहीं है भाई।
अब ये नीति परक का है, समाज में उपदेश देने के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी कवि थे कृपाराम जी, और कृपाराम जी के नौकर का नाम ही राजिया था, और उन राजिया पर ही ये कृपाराम जी ने राजियारा दुहा या राजियारा सोरठा लिखा हुआ है। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये जो राजिया था और ये जो कृपाराम जी थे, एक दिन क्या हुआ कि कृपाराम जी चिलम पिया करते थे, राजिया चिलम भर भर के दिया करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजिया के कोई संतान नहीं थी, तो राजिया चिलम लेकर आया, कृपाराम जी से बोला, भाई मेरा समाज या मेरा नाम कैसे अमर होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। तो कृपाराम ने कहा था, तेरे को अमर मैं करूंगा। जैसे समाज पर लिखा गया है, समाज पर उपदेश दिया गया है, तो ये देखो कृपाराम जी ने लिखा है कि कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, यानी प्रत्येक दोहे के पीछे राजिया का नाम है। तो देखो क्या लिखा है, कस्तूरी काली घनी। समाज में रंग और रूप में भेदभाव जो है उसको कहा है इन्होंने कि कस्तूरी काली घनी, कस्तूरी काली होती है लेकिन उस कांटे से तुलती है जिससे सोना तुलता है, और शक्कर बहुत स्वाणी होती है लेकिन रोड़ा यानी बाटों से तुलती है। दूसरा एक और देख लो, समाज में उपदेश है, पाटा पीड़ उपाव तन लाग्या तलवारिया, जीबरा घाव रतिन औषध राजिया। राजिया को अमर किया। देखो कि पाटा पीड़ उपाव, कि पीड़ का उपाव है पाटा, कहीं लग जाए चोट तो उसका उपाय है पाटा बांध लो। तन लाग्या तलवारिया, तन पर यदि कोई तलवार से कोई पीड़ हो जाए तो उसका तो पाटा इलाज है। जीबरा घाव रतिन औषध राजिया, जीभ के जो घाव है, तीखे वचन है, इनकी कोई औषधि नहीं है। समाज में देखो अच्छे बुरे शब्द जो बोलते हैं उनके बारे में भी राजिया ने लिखा है, कृपाराम जी ने लिखा है राजियारा सोरठा में। अगली लाइन देखो, हिम्मत कीमत होए, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत ना है, बिन हिम्मत कीमत होए रद कागजिया राजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे सीखो, समझो कि हिम्मत कीमत होए, हिम्मत से ही कीमत होएगी। हिम्मत रखोगे तो BSTC में कहीं ना कहीं कीमत मिलेगी, बिन हिम्मत कीमत नहीं। बिना हिम्मत आप सोचो BSTC का पेपर हो जाए पास, तो नहीं होगा। और बिन हिम्मत कीमत हो, यदि हो ही जाए तो वो कैसी है, रद्द कागजिया राजिया, एक रद्दी कागज जैसा है वो। देखो तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपने ये वर्गीकरण जो था, ये वर्गीकरण का साहित्य का पहला चैप्टर भी अपने पढ़ लिया है। साहित्य का पूरा वर्गीकरण अपने देख लिया है कि पहले तो वीर गाथा का काल है, वीर गाथा का समय है जो कहीं ना कहीं 1050 से 1450 है, जिसे प्राचीन काल कहते हैं। फिर पूर्व मध्यकाल है, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल दो भागों में बंटा है। 1450 से 1650 भक्ति काल है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने पास में उत्तर मध्यकाल है 1650 से 1850 है, जिसमें श्रृंगार है, रीति है, नीति पर काव्य लिखा हुआ है। अब यदि आप कह दो कि सर इसका चौथा भाग भी है, तो बिल्कुल राइट है कि इसका एक चौथा भाग भी है, आधुनिक। कौन सा है बताओ? चौथा भाग है आधुनिक साहित्य। तो चौथा भाग इसका ध्यान रखना, आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य हम आप जानते हो 1857 की क्रांति के बाद की यदि अपने बात करें, क्योंकि अपने बात करेंगे 1850 से अब तक की बात करेंगे, तो 1850 से अब तक जितना भी साहित्य लिखा गया है, यानी 1857 की क्रांति के बाद का जो साहित्य है वो आधुनिक में आ जाएगा, 1850 से लेकर अब तक। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में? 4 भागों में, प्राचीन, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत। क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करो। आज के लिए अपनी इस क्लास को यहीं विराम करते हैं और साहित्य को आगे और बढ़ाएंगे। देखते जाना, बहुत